वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स है, ऐतिहासिक है। वहाँ पर खुदाई करके क्या जताना चाहते हैं कि आखिर क्या है। आपको कुतुब मीनार की खुदाई तो याद है, पर दिल्ली के बेरोजगारों का याद नहीं है कि युवा कितने बेरोजगार हैं। इस बारे में मोदी जी भी भूल गए हैं माँ। मैं इतना जानता हूँ, महंगाई का माँ मनमोहन सिंह जी नहीं भूले थे, महंगाई का माँ तो मोदी जी भी भूल गए हैं। मोदी जी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में अब नहीं सोचते। वो सोचते हैं मेरी भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से कितना फंड आने वाला है, किस उद्योगपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। उनकी गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश, युवा की आवाज़ से, और आज हम बात करने जा रहे हैं कुतुब मीनार की खुदाई के बारे में। तो सर, क्या शुभ नाम क्या है आपका? राजकुमार सर। राजकुमार सर। तो राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप कुतुब मीनार की खुदाई के बारे में? कुतुब मीनार की खुदाई हो रही है जी। हो रही है या नहीं हो रही है? ये आप बताएं, आपको क्या लगता है? अगर हो रही है तो क्या ये सही है, और अगर अचानक से कैंसिल कर दी गई है तो क्या ये सही है? कुतुब मीनार की खुदाई का मसला कोर्ट की अंडरटेकिंग है, इस पर बोलना उचित नहीं है। आप अपनी राय बताएं कि आपकी राय इस मामले में क्या है? हमारी राय को तो यही कहना है, जो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सेफ्टी के लिए रखा हुआ, वहाँ जी। पब्लिक, पूरे भारत की पब्लिक वहाँ कुतुब मीनार को देखने के लिए आती है। वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स है, ऐतिहासिक है। वहाँ पर खुदाई करके क्या जताना चाहते हैं कि आखिर क्या है, हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर कुतुब मीनार का नाम है, और हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। और आप धर्म के नाम पर वहाँ खुदाई करवा कर क्या बताना चाहते हैं कि सर हम क्या दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को? तो आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी प्रकार का राजनीतिक खेल? बिल्कुल बिल्कुल, ओनली पॉलिटिकल मैटर, एंड दिस द इशू ऑफ द पॉलिटिकल पार्टियाँ, एंड दिस द गो ऑफ द कोर्ट, एंड दिस नॉट इंटरनल मैटर ऑफ द हिंदू मुस्लिम वाई। और भी बहुत समस्याएं हैं हमारी कंट्री में, वैकेंसी नहीं है पब्लिक के पास। नौजवान आप जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियाँ ले लेके सड़क के ऊपर। वो कहते हैं साहब मुझे आप 10,000 रुपये महीने की सैलरी दीजिए और मेरी डिग्री ये है, और मैं BA MA DA करके रोड के ऊपर बैठा हूँ। वैकेंसी, उसके बाद आपका हेल्थ की मूवमेंट है, कौन से नए हॉस्पिटल आपने दिल्ली के अंदर ओपन किए हैं? आपको कुतुब मीनार की खुदाई तो याद है, पर दिल्ली के बेरोजगारों का याद नहीं है कि युवा कितने बेरोजगार हैं। दिल्ली के अंदर एजुकेशन याद नहीं है कि कितने लोगों को एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, कितने लोगों को कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। लाखों लोग हैं जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बाहर से आते हैं और वो धक्के खाकर चले जाते हैं। एक भी नया कॉलेज 2014 तो छोड़ो, जो कहते हैं 70 साल से हमने दिल्ली को ये वो, तो क्या बनाया हमने दिल्ली को? दिल्ली आज बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली के लोग शराब के नशे में डूब चुके हैं। केजरीवाल जी कहते हैं साहब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, आप एक बोतल के साथ एक बोतल वो फ्री ले जाओ, आराम से पियो, आराम से खाओ। सरकार के बारे में मत सोचो कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। पर आजकल की युवा पीढ़ी तो लाइन लगा कर, जब से पता चला है कि एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तब से तो लाइन लगा के चल रही है। तो इस मामले में क्या कहना चाहिए? एक ज़माना वो था, शराब से लोग दुकान से भी दूर भागते थे कि अगर हम दुकान पर गए, पकड़े गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो हमारी असली पसली का पता नहीं चलेगा। परंतु आज जब गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइडेशन कर रही है कि हाँ भाई आप जो है 21 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, आप जाके दारू पीजिए, और जी आपको किसी रोज़गार की चिंता नहीं है, सुबह से आप जहाँ चाय की जगह आप दारू पीजिए। नशे की लत लगाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना से ही सब मरे हैं? क्या शराब से कोई नहीं मरता? आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कितने डॉक्टरों को उन्होंने नौकरी पे रखा है यहाँ पे, कितने डॉक्टरों को उन्होंने वैकेंसी दी है? आज दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। जो कहते हैं साहब पीने का पानी भी शुद्ध नहीं मिलता। दिल्ली के लोग बेवकूफ़ बनकर रह गए हैं। एक कहावत सुनी थी, 2014 का एक भाषण था, मैं अभी भी बहुत याद करता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। अच्छे दिन आएंगे और हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे।
सरकार जैसे कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार ने भाषण में खुद बोला था कि जो पहले सरकार थी, सरकार महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बताइए आप इस बारे में मोदी जी भी भूल गए हैं माँ। मैं महंगाई का मेरे पास देखो तो अभी मैं दिखाता, अभी फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। मैं इतना जानता हूँ, महंगाई का माँ मनमोहन सिंह जी नहीं भूले थे, महंगाई का माँ तो मोदी जी भी भूल गए हैं। मोदी जी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में अब नहीं सोचते। वो सोचते हैं मेरी भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से कितना फंड आने वाला है, किस उद्योगपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। उनकी गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स बने हुए हैं सबके बारे में सबको पता है। अभी आपको याद होगा मीडिया के बारे में भी, NDTV ने जब उनके खिलाफ़ कोई बात रखी तो NDTV पे 10 दिन का बैन लगा दिया गया था। फिर उनको क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ से डायरेक्शन मिली कि आप सरकार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। और इस मामले में रवीश कुमार जी को खासकर चेतावनी दी गई थी। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो बताइए, ये इमरजेंसी नहीं तो देश में क्या है? वो आपातकालीन को रोते कि ना 1975 में इमरजेंसी लगी थी। अरे भैया, वो तो इमरजेंसी लगी थी, वो तो एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट हाउस की ओर से हुआ था। पर अब तो आपकी गवर्नमेंट की ओर से वैसे ही अनाउंसमेंट हुआ पड़ा है कि भैया इमरजेंसी लागू है। अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ़ बोला तो धारा 124A, जैसे नवनीत राणा पे अभी मामला आ रहा है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को खुद इस बारे में पूछना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर कब तक आप जवाब देंगे? अच्छा सर, मैं आपसे पूछूं, जैसे कि सरकार अभी किसी चीज़ को बोलने के लिए तैयार नहीं, जैसे कि महंगाई के बारे में बोलती नहीं है, एजुकेशन के बारे में बोलती नहीं, लेकिन सरकार कभी हनुमान चालीसा, कभी लाउड स्पीकर, कभी बाबरी मस्जिद, कभी कुछ अभिज्ञान वापसी, अब कुतुब मीनार खुदाई। तो इससे आपको क्या लगता है सरकार क्या जता रही है? सरकार सिर्फ ये कहना चाहती है हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़े रहें, हमारी जो गाड़ी है वो चलती रहे, और हम अपने जो 5 साल पहले पूरे किए 5 साल अब फिर पूरे करेंगे, और ऐसे ही 10 साल बाद फिर कोई मुद्दा आ जाएगा नया, और उसको मुद्दे को फिर जनता के बीच में जाएंगे और धार्मिक परिवाद बढ़ाकर देश का बेड़ा गर्क करेंगे। आपको याद होगा गुजरात के अंदर गोधरा किसके काल में हुआ था? फिर आपकी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जाफराबाद में 53 लोग मारे गए थे, किसके काल में हुआ? कपिल मिश्रा जी वहाँ के जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि मीडिया ने सब कुछ बताया, फिर भी कोई केयर नहीं है। पर जनता भी तो जल्दी भूल जाती है ना बड़े बड़े मुद्दों को। बहुत बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है। 70 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई आपको 14 से, और ये अभी तो 22वां चल रहा है इस 8 साल के पीरियड में। उन्होंने 70 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया था, इन्होंने 8 साल में कर दिया। नहीं कर दिया? तो क्या किया जा सकता है महंगाई को घटाने के लिए भाई आपके साहब? अनुसार? देश का महंगाई की, जैसे ये सिक्योरिटी के लिए कहते हैं भाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बन गई, ऐसे ही एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद बननी चाहिए जो महंगाई के ऊपर लगाम लगाए। कोई भी सरसों का तेल देखो, रिफाइंड देखो, आप सब्जियां देखो, सबसे बड़ी चीज़ अपना पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। गैस से आज पूरा हिंदुस्तान तरसता है। गैस किसी हर स्टेट के अंदर इन्होंने और सबसे बड़ी चीज़ तो मेडिकल के ऊपर जाइए ना। अब मेडिकल जो दवाइयाँ आप परचेज करते हैं, सपोज करो मेरे को कोई प्रॉब्लम है मेडिकली और मैं जाता हूँ दवाई लेने, पहले 18% GST दूंगा फिर दवाई लूँगा। तो बताओ ये कहाँ का? अगर 10 रुपये की दवाई है 18% का GST लग रहा है। क्यों भाई? आपकी मेहनत की कमाई तो सरकार खा रही है, और आपको क्या मिल रहा है? दवाई भी नहीं मिल रही है मेडिकल की, जिससे आप अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल है मेरा कि सरकार को मैं कहना चाहूँगा, सरकार को मैं एक ही राय देना चाहूँगा अपनी, देश के अंदर बढ़ रही बेरोज़गारी की तरफ देखें, देश की तरफ बढ़ रही महंगाई की तरफ देखें। जो युवा पीढ़ी है नशे की लत को छुड़ाएं। ये कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, वो राम राज्य का जो इनका मैनिफेस्टो था कहाँ चला गया? मेरा तो एक ही सुझाव है, सरकार अफसरशाही को छोड़ के
आज देश की पब्लिक शाही के ऊपर आए, क्योंकि पब्लिक शाही ने सरकार को बनाया है, सरकार को निर्वाचित किया है। IAS अफसर देश में वोट देने नहीं जाते, IPS अफसर वोट देने नहीं जाते हैं, वो AC कमरे में बैठ के वहाँ से सीन देखते रहते हैं। बस मेरा यही प्रार्थना है मोदी सरकार से भी, केजरीवाल से भी, कि साहब सबसे पहले जो शराब के ठेके आपने खुलवा रखे ना दिल्ली में, इस पर बैन लगाओ। ये एक गुजरात है जहाँ पे महात्मा गांधी ने जन्म लिया, वहाँ पे तो शराब बंद है, और एक दिल्ली है जहाँ महात्मा गांधी की समाधि है, वहाँ पे शराब एक के साथ एक फ्री है। वाह रे मेरा भारत महान, और 100 में से 99 परेशान।